हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द किंग ऑफ फ्लावर्स रोज़ प्लांट के बारे में। और आज जानेंगे कि कैसे आप इससे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, कैसे इसे फर्टिलाइज करना चाहिए, कैसे इसकी केयर करनी चाहिए और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर आपको रोज़ प्लांट के साथ फेस करनी पड़ती हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। रोज़ एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसे कि फ्लावरिंग के लिए किसी सीज़न की वेट नहीं करनी पड़ती है। इसको ज़रूरत पड़ती है सही टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की। 25 डिग्री से लेके 34 डिग्री तक के टेम्परेचर में ये सबसे अच्छे से सर्वाइव करता है। मतलब प्री विंटर सीज़न में सर्दियों की शुरुआती दौर पे और उसके बाद जब स्प्रिंग सीज़न आता है उस टाइम पे ये सबसे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। एक्सट्रीम समर सीज़न और एक्सट्रीम विंटर सीज़न में ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। बहुत तेज़ धूप भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सर्दियों के कोहरे वाले दिनों में भी ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो अभी बिल्कुल सही टाइम है इनके फ्लावरिंग करने का और इसी टाइम पे हमें अपने रोजेज़ को तैयार करना है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। अगर आपके रोजेज़ भी बहुत ज़्यादा लैगी हो चुके हैं, लंबी लंबी टहनियाँ हैं, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने रोजेज़ से फ्लावर लेने के लिए और उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। मेरा ये एक बटन रोज़ का प्लांट है जिसे मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो में। सेम तरीके से ही मैंने अपने सभी प्लांट्स को तैयार किया है। किसी भी टाइप की वैरायटी के लिए आप ये सेम टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें रोज़ को फ्लावरिंग के लिए तैयार करने के लिए करना है वो है इसकी हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग आप किस टाइम पे कर सकते हैं? 2 सीज़न होंगे इसकी हार्ड प्रूनिंग की। एक तो अभी अक्टूबर और नवंबर के जो डेज़ हैं उन दिनों में आप इनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं क्योंकि ये उसका ग्रोइंग सीज़न है और इसी टाइम पे ये अपने नई बर्ड्स जो हैं वो नई टहनियाँ ब्रांचेस जो हैं वो निकालेंगे, नई शूट्स आएंगी। तो उसमें बर्ड्स भी नए आएंगे, फर्टिलाइज़ करेंगे हम इसे अच्छे से, तो ये अच्छे से ग्रोथ पकड़ेंगे और फ्लावरिंग के लिए तैयार होंगे। ये सेम प्रोसीजर जो है कि आप स्प्रिंग सीज़न में भी कर सकते हैं। स्प्रिंग सीज़न में भी जब सर्दियाँ या कोहरा जो है छट जाता है फरवरी के दिनों में या फिर मार्च के दिनों में, उन दिनों में अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि वो भी इसका ग्रोइंग सीज़न होता है, फ्लावरिंग का सीज़न होता है। तो सबसे पहले हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। जितना हो सके आप इसको क्लोज कट कर दीजिए क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कटिंग इसकी करेंगे उतनी ही ज़्यादा बुशी ये बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो इसकी कट कीजिए, डाउन रखिए ताकि आपका प्लांट जो है वो बुशी दिखे। जितना घना आपका प्लांट होगा उतने ही ज़्यादा बर्ड्स और फ्लावर्स आने के चांसेस होंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की है। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अगर नीचे के हिस्से में कुछ पत्तियां बचती भी हैं पुरानी तो आप उन्हें भी हटा दीजिए। हमें पुरानी कोई भी पत्तियां जो है वो प्लांट के ऊपर नहीं रखनी है। न्यू शूट्स आएंगी प्लांट पे और वही हमें हेल्प करेंगे अच्छे से बर्ड्स और फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमें करना है वो है इसकी टिप्स के ऊपर एक फंजीसाइड ऐड करना। वो इसलिए क्योंकि रोजेज़ में अक्सर आपने एक डाई बैक प्रॉब्लम के बारे में सुना होगा जिसमें आपके रोजेज़ जो हैं वो ऊपर से सूखने शुरू होते हैं और नीचे से रूट्स की तरफ जाते हुए वो प्लांट को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। अगर आप नॉर्मल लाइट सी प्रूनिंग करते हैं तब उस टाइम पे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटी टहनियों पे थोड़ी सी डाई बैक अगर होगी भी तो बाकी के प्लांट को वो अफेक्ट नहीं कर पाएगी। बट अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे टिप्स पे फंजीसाइड ज़रूर ऐड करें क्योंकि वहीं से फंगस के थ्रू प्लांट ऊपर से सूखना शुरू होता है और नीचे से वो आपके प्लांट को ख़त्म कर देगा। इसके लिए फंजीसाइड के लिए मैं यहाँ पे साफ फंजीसाइड पानी में मिक्स करके उसकी एक पेस्ट बना के इसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास कोई फंजीसाइड नहीं है तो आप इसके लिए हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला के उसकी पेस्ट बना लीजिए और उसे प्लांट की टिप्स पे लगा दीजिए। इसी तरह से मैंने सभी प्लांट्स की जो हार्ड प्रूनिंग की थी उन सब के ऊपर सेम तरीके से मैंने फंजीसाइड ऐड किया है ताकि डाई बैक की प्रॉब्लम इनमें ना हो पाए। फंजीसाइड ऐड करने के बाद अगला स्टेप जो हमें करना है वो है प्लांट की सॉइल की गुड़ाई। कम से कम 1.5 इंच तक की सॉइल की आपको इसकी गुड़ाई करनी है और उसमें अब हम ऐड करेंगे फर्टिलाइज़र। हर एक प्लांट के लिए जैसे कि जो मेजर न्यूट्रिशन होता है वो है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश। और उसके लिए रोजेज़ की जो रेशियो रिक्वायर्ड है वो है 18, 24 एंड 16। और इसी रेशियो को अब हम पूरा करेंगे, अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो NPK की जो रेशियो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, वो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। बट ऑर्गेनिकली आपको इसकी ये ज़रूरत कैसे पूरी करनी है, सबसे पहले नाइट्रोजन एलिमेंट कंसीडर करेंगे और इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कॉम्पोस्ट। कोई भी टाइप की कॉम्पोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें NPK की रेशियो के तीनों एलिमेंट होते हैं
बट नाइट्रोजन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन इसको अच्छा कंपोस्ट से मिल जाएगा और थोड़ा बहुत फॉस्फोरस एंड पोटाश भी। इसके लिए अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप अपनी किचन वेस्ट में बनानास अच्छी क्वांटिटी में डालते हैं तो किचन वेस्ट कंपोस्ट से इसको फिर पोटाश भी मिल जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे टाइप की कंपोस्ट आप इसके अंदर डाल रहे हैं। अभी मैंने इसमें काउडंग कंपोस्ट यूज़ की है। काउडंग कंपोस्ट यूज़ करने के बाद अगला फर्टिलाइज़र मैं इसमें डाल रही हूँ सीवीड फर्टिलाइज़र, जो कि ग्रैनुलर फॉर्म में है। वो भी एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, कंपोस्ट की तरह ही वो धीरे धीरे पानी के साथ अपना न्यूट्रिशन रिलीज़ करेगा। और आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं सीवीड फर्टिलाइज़र की, जिसमें मैंने डिटेल में इसकी बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया है कि क्या क्या बेनिफिट ये आपके प्लांट को और उसकी सॉइल को देता है। और इसमें आपको पोटाश की अच्छी मात्रा मिल जाएगी। तो रोजेस के लिए पोटाश की जो ज़रूरत है वो सीवीड फर्टिलाइज़र से पूरी की जा सकती है। इसके अलावा आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, या बनाना पील के जो बायो एंजाइम हम बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। बायो एंजाइम कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर भी मेरे पास एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, और बनाना पील का बायो एंजाइम आप बना सकते हैं। रोजेस को अच्छे फ्लावर्स जो हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए पोटाश की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका बहुत ही एक तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है फॉस्फोरस। NPK के बीच में जो P एलिमेंट है वो रोजेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक प्लांट को फॉस्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट रोजेस को फॉस्फोरस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर रोज़ प्लांट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो फॉस्फोरस एंड कैल्शियम एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से आती हैं। अगर बाकी फर्टिलाइज़र के साथ आप इसको थोड़ा बहुत फॉस्फोरस या कैल्शियम भी किसी फॉर्म में देते रहेंगे तो उनमें वो लीफ कर्लिंग की या फिर ब्लैक स्पॉट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। तो इसके अलावा आपको फॉस्फोरस के लिए इसमें डालना है बोन मील। बोन मील पाउडर जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, प्लांट्स के लिए यूज़ होता है ये। और इसके अलावा आप अगर घर से कुछ फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो एग शेल जो है वो भी आप इसे दे सकते हैं। अगर आप रेगुलरली बोन मील पाउडर या फिर एग शेल्स का पाउडर अपने प्लांट में डालते रहेंगे तो इसमें बाकी सारी प्रॉब्लम से आप इसे बचा सकते हैं। अब प्लांट हेल्दी रहेगा तभी तो वो ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसके लिए आप इसमें बोन मील जो है हर 15 दिन के बाद एक बार इसे 1 चम्मच बोन मील जो है वो देते रहें। फर्टिलाइज़र्स ऐड करने के बाद वाटरिंग करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सारे फर्टिलाइज़र जो हैं वो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र हैं। वाटरिंग के बाद ही वो अपना न्यूट्रिशन प्लांट के लिए रिलीज़ करना शुरू करेंगे। इस प्लांट को इन सब फर्टिलाइज़र्स के अलावा बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए एक जो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है सनलाइट। इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप जो है वो ज़रूर चाहिए होती है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। जितनी अच्छी इसे धूप मिलेगी उतने अच्छे से ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद और सारे फर्टिलाइज़र और वाटरिंग के बाद आपको अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। कई बार हम इसे समर सीज़न में थोड़ी सी सेमी शेड एरिया में ले जाते हैं ताकि इसकी पत्तियां जले नहीं और प्लांट ख़राब ना हो, वो उस टाइम के लिए ठीक है। बट जब सीज़न आ जाए इसका ग्रोइंग सीज़न, तब हमें इसको फुल सनलाइट में रखना है, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग कर पाएंगे। हार्ड प्रूनिंग के कम से कम 1 वीक के बाद मुझे यहाँ पे शूट्स नई दिखनी शुरू हो गई हैं, प्लांट में नई ग्रोथ आने लग गई है। और यहाँ पे आप कुछ पत्तियों में नोटिस करेंगे कि इनकी पत्तियों में जो वेन्स हैं वो ग्रीन है और थोड़ी सी जो लाइट कलर की पत्तियाँ जो हैं वो निकल के आ रही हैं। दैट मीन्स इसमें अभी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। और जो हमारा ग्रैनुलर फॉर्म में सीवीड फर्टिलाइज़र है वो अभी इसकी वो ज़रूरत धीरे धीरे पूरी करेगा, बट अभी हमें एकदम से इसकी वो ज़रूरत पूरी करनी है। तो अभी मैं इसमें डालूंगी लिक्विड फॉर्म में सीवीड फर्टिलाइज़र। 1 लीटर पानी के अंदर आपको 5 ml जो है वो डालना होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र, और उसको मिक्स करके उसका मिक्सचर जो है वो हम रोज़ प्लांट को देंगे। और उसके बाद आप नई ग्रोथ नोटिस करेंगे कि वो बहुत ही अच्छी आ रही है। रोज़ प्लांट की पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, तो अगर उसकी पत्तियों का रंग थोड़ा सा भी लाइट ग्रीन शेड की तरफ जा रहा है दैट मीन्स आपको उसे फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है। लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र आपको हर 15 दिन के बाद अपने रोज़ प्लांट्स में देना है। अगर सीवीड फर्टिलाइज़र के बारे में और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो सेपरेट वीडियो आप मेरी सीवीड फर्टिलाइजर्स की देख सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। रोजेस को मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है, तो इसकी सॉइल की ऊपर की लेयर जब आपको ड्राई दिखे तो आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, बट इसी मॉइस्चर की वजह से इसमें फंगस डेवलप होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मंथ में एक बार आपको पानी के अंदर 1 लीटर पानी में कम से कम आधा चम्मच जो है वो फंजीसाइड ऐड करके आपको उसकी सॉइल में देना है। अगेन फंजीसाइड अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई तो गुड़ाई करके उसमें थोड़ी बहुत हल्दी वगैरह जो है वो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट इसको फंजीसाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए प्लांट की टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहें।
महीने में एक बार उसे आपको लिक्विड फंजीसाइड जो है वो ज़रूर देना है। फर्टिलाइज़ आप उसे हर 15 दिन के बाद कीजिए ताकि उसकी जो नीड है ग्रोथ की या बर्ड्स प्रोड्यूस करने की वो पूरी होती रहे। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं रेगुलरली और इसलिए ये हैवी फीडर्स होते हैं, इन्हें ज़्यादातर हाई न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। ये कम से कम 20-25 दिन के बाद का अपडेट है जहाँ पे मेरे प्लांट्स के ऊपर बहुत अच्छे बर्ड्स जो हैं वो आए हुए हैं और थोड़े बर्ड्स जो हैं वो खिलने भी लगे हैं। तो देखिए किस तरह से पूरा ये प्लांट जो है वो बर्ड्स से भरा हुआ है। बटन रोज़ काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। इसके फ्लावर्स का साइज़ छोटा होता है बट ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बंचेस में फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। ये मेरा दूसरा फ्लावरिंग प्लांट है, इसे भी मैंने सेम तरीके से ट्रीट किया था और इसकी फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने अपने सभी रोज़ प्लांट्स को ट्रीट किया हुआ है। रोज़ प्लांट की एनर्जी को वेस्ट होने से बचाने के लिए एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो करनी है वो है इसकी डेड हेडिंग। जैसे ही रोज़ प्लांट जो है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो उसकी पत्तियां जो हैं, उसकी पेटल्स जो हैं वो झड़ जाती हैं अपने आप ही। तो इससे हमें लगता है कि इस प्लांट के फ्लावर्स जो हैं वो सूखे हुए, हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। जब भी रोज़ प्लांट की पत्तियां झड़ जाती हैं तो पीछे का जो बड है, जिसे कि हम रोज़ हिप कहते हैं, वो प्लांट के ऊपर ही रहता है और जैसे जैसे प्लांट पुराना होने लगता है थोड़े टाइम के बाद वो पकने लगता है और उसमें उसके सीड्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई प्लांट अपने सीड्स डेवलप करना शुरू कर देता है तो वो अपनी ज़्यादातर एनर्जी जो है वो सीड प्रोडक्शन की तरफ जो है वो लगाना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि वो अपनी ग्रोथ में या बर्ड्स प्रोड्यूस करने में लगाए। तो इसलिए जब तक आपके प्लांट का फ्लावरिंग सीजन चल रहा है तब तक आप उसके बर्ड्स को हटाते रहिए। जो भी डेड बर्ड्स हैं आप उन्हें हटाते रहिए ताकि उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो और वो सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ में या नए बर्ड्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस करने में लगाए। एक और प्रॉब्लम जो हमें अक्सर इस सीज़न में बहुत ज़्यादा रोजेज़ के साथ फेस करनी पड़ती है वो है पेस्ट अटैक। अक्सर स्पाइडर माइट्स एंड एफिड्स ही मोस्टली इसके ऊपर अटैक करते हैं। ये सकिंग पेस्ट होते हैं, प्लांट के बर्ड्स में से ये जो उसका जूस है वो सक करते रहते हैं, जो आपके प्रॉब्लम में डिजीज़ पैदा करता है। तो इनको आपको अपने प्लांट से हटाते रहना है और इनको हटाने के लिए आपको यूज़ करना है नीम ऑयल सोल्यूशन। नीम ऑयल सोल्यूशन बनाने के लिए आपको एक ल्यूक वार्म वाटर लेना है 1 लीटर, उसमें 1 चम्मच हम नीम ऑयल का डालेंगे और उसमें आधा चम्मच हमें लिक्विड सोप का या फिर डिटर्जेंट पाउडर का डालना है और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। स्प्रे बॉटल में भर के आप इसे अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करते रहें। इससे पेस्ट अटैक जो है वो आपके प्लांट के ऊपर नहीं होगा और ये डिसीज से बचा रहेगा। इसके अलावा जो रोज़ प्लांट्स के साथ हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो है लीफ कर्लिंग की प्रॉब्लम एंड ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम। उन्हें हम डिटेल में दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि इसके रीज़न बनते हैं ज़्यादातर कैल्शियम की डेफिशिएंसी या फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी। उसके लिए आप बोन मील इसमें ज़रूर डालते रहिए। और इसके अलावा जो रीज़न होता है वह फंगस की डेवलपमेंट। जब भी आपके प्लांट बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इसकी सॉइल को भी मॉइस्ट रखते हैं या इसकी सॉइल इस तरह की है कि वो बहुत लंबे टाइम तक सूखती ही नहीं है और ऐसे में आपके प्लांट के ऊपर ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं। इसके लिए आपको अपने प्लांट को पूरी धूप में रखना है। सॉइल मिक्सचर ऐसा बनाएं जिसमें कि आपका जो प्लांट है वो जल्दी से एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन आउट कर दे और सिर्फ रिक्वायर्ड मॉइस्चर ही वो उसमें रिटेन करे। इसके लिए आप इक्वल क्वांटिटी में सॉइल, सैंड एंड कंपोस्ट मिलाएं और उसके अलावा आप जो राइस हस्क होता है, चावल का जो भूसा होता है, उसे भी अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत पोरस बनाता है आपके प्लांट की सॉइल के। उसमें आपके रोजेज जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। उसके अलावा आपको प्लांट्स को प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर रखना है। बहुत ज़्यादा क्लोज प्लांट रहते हैं तब भी उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसमें डिजीज़ जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं प्लांट्स को। तो उनको प्रॉपर डिस्टेंस पर रखें और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक धूप आती है। जब प्लांट ज़्यादा शेडी एरिया में रहता है ज़्यादा टाइम के लिए तब भी उसमें फंगस डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो रोज़ प्लांट की ग्रोथ, फ्लावरिंग, वाटरिंग, सॉइल, फर्टिलाइजर्स सब आज की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक चीज़ जो हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में वो है लीफ कर्लिंग की प्रॉब्लम और उसके ऊपर जो ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम है रोजेस के ऊपर वो, क्योंकि मैं अपने कुछ प्लांट के ऊपर ऑर्गेनिक सोल्यूशन जो है वो अलग अलग ट्राई कर रही हूँ और कौन सा वाला बेस्ट वर्क करेगा वो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी रोज़ प्लांट्स के बारे में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं रोजेज़ या किसी और प्लांट के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।